कैसे एक देश उसकी जाति की आत्मा को नष्ट कर देता है। सिर्फ खून खराबे या आर्थिक विनाश से ही नहीं, उस देश के पूर्वजों के ज्ञान से रिश्ता तोड़कर आने वाली पीढ़ियों को उनके ज्ञान और सांस्कृतिक संपत्ति के अधिकार से इनकार करके। यही नालंदा के गिरने पर भारत को हुआ गहरा घाव था। हमलावरों ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं तोड़ा, सदियों से जमा किए गए ज्ञान, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए गए अनमोल खजाने को जलाकर राख कर दिया। इस क्रूर कृत्य ने ज्ञान की श्रृंखला को तोड़ दिया और भारत को एक दिशाहीन नाव की तरह अपने गहरे ज्ञान के खजाने को खोकर तड़पने के लिए छोड़ दिया। आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, हमारे पास उस तरह का क्या ज्ञान का खजाना था? किसने, कैसे इस विनाश को अंजाम दिया? हम खोई हुई चीजों को वापस क्यों नहीं पा सकते? इस भयानक घटना के दीर्घकालिक परिणाम क्या है? जवाब जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम सब मिलकर इन रहस्यों को खोलेंगे। आइए हम उस शानदार अतीत को थोड़ा खोद कर देखें जो हमारे पास एक समय में था। जब हम अपनी समृद्ध विरासत को समझेंगे तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां ज्ञान की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी हमारे लिए सांस लेना। एक ऐसा आश्रय जहां दुनिया के हर कोने से विद्वान इकट्ठा होते थे, अज्ञानता के अंधेरे को चीरती हुई एक चमकदार रोशनी। यही नालंदा विश्वविद्यालय था, एक ऐसा नाम जो एक समय में हजारों विद्वानों की ज्ञान शक्ति से गूंजता था। एक ऐसा स्थान जिसके पास इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी थी। लेकिन मानव इतिहास का यह अविश्वसनीय अध्याय एक दुखद, भयानक अंत तक पहुंच गया। एक विशाल परिसर की कल्पना करें। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह लगभग 14 हेक्टेयर में फैला था, जबकि कुछ फुसफुसाते हैं कि यह उससे भी बड़ा था। यह कोई यूं ही बनी इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि पूरी तरह से ज्ञान की खोज के लिए समर्पित एक सुनियोजित शहर था। 8 अलग अलग परिसर, आकाश को छूते हुए 10 भव्य मंदिरों की कल्पना करें। प्राचीन मंत्रों की गूंज से भरे ध्यान कक्षों और ज्ञान के कपड़े बुने हुए अनगिनत कक्षाओं की कल्पना करें। शांत झीलें और उद्यान परिसर में इधर उधर बिखरे हुए थे, जो चिंतन और शांत ध्यान के लिए एक जगह थी। आश्चर्यजनक रूप से नालंदा दुनिया का पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसने छात्रों के लिए अलग छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की। लगभग 10,000 जिज्ञासु छात्रों को आश्रय दिया। इस क्रांतिकारी विचार ने एक सच्चे सीखने वाले समुदाय को बढ़ावा दिया। मजबूत लाल ईंटों से बनी और ऊंची दीवारों से घिरी एक ही चौकीदार वाले प्रवेश द्वार के साथ नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान का एक गढ़ था। लेकिन इन दीवारों के भीतर इतनी सावधानी से संरक्षित वह अनमोल ज्ञान क्या था? यह सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक विशाल समुद्र था। बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं इसके केंद्र में थी, लेकिन नालंदा ने हर तरह की पूछताछ का स्वागत किया। आत्मा को झकझोर देने वाली ललित कलाएं, शरीर को ठीक करने वाली चिकित्सा, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाला गणित, खगोल विज्ञान, समाज को चलाने वाली राजनीति, यहाँ तक कि युद्ध करने की रणनीति तक, छात्रों ने सब कुछ पढ़ा। इसकी कल्पना करें। आयुर्वेद पर जोरदार बहसें, व्याकरण का सूक्ष्म अध्ययन, भारत की गहरी दार्शनिक परंपराओं की खोज, इन सब के बारे में सोचें। शून्य की अवधारणा को दुनिया को उपहार में देने वाले प्रतिभाशाली आर्यभट्ट का क्रांतिकारी कार्य यहीं नालंदा में हुआ। इसके बारे में सोचें। यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह मानव समझ की पूर्णता में एक पूर्ण विसर्जन था। ज्ञान के इस केंद्र का मार्गदर्शन करने वाली रोशनी कौन थी? वे अपने समय के सबसे महान बुद्धिजीवी थे, गुरु जिन्होंने सत्य को खोजने और फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गणित और खगोल विज्ञान के उस्ताद आर्यभट्ट से सीधे सीखने की कल्पना करें। धर्मपाल और शीलभद्र जैसे बौद्ध धर्म के गुरुओं के गहरे ज्ञान को आत्मसात करने के बारे में सोचें, जिन्होंने छात्रों को ज्ञान के जटिल रास्तों पर मार्गदर्शन किया। नागार्जुन और धर्मकीर्ति के बुद्धिमान योगदानों के बारे में सोचें, जिनकी दार्शनिक और तार्किक संरचनाओं ने सदियों से विचार को आकार दिया है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग भी, जो ज्ञान की तलाश में आए थे,
लेकिन एक शिक्षक भी बन गए। कई वर्षों तक नालंदा में रहे और भारत और पूर्वी एशिया के बीच विचारों के महत्वपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश करना एक कठोर प्रक्रिया थी। प्रवेश द्वार पर ही मौजूद बुद्धिजीवियों द्वारा आयोजित एक वास्तविक ज्ञान परीक्षा केवल सबसे समर्पित और बुद्धिमान लोगों को ही अंदर जाने के लिए योग्य माना जाता था। अब छात्रों की कल्पना करें, मानव जाति का एक जीवंत चित्र। भारत से ही नहीं, एशिया के दूर दराज के हिस्सों से भी आए हजारों जिज्ञासु मन चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि ग्रीस और फारस जैसे दूर देशों से भी छात्र आए थे। लेकिन नालंदा का हृदय, इसकी महान शक्ति का असली स्रोत, इसकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी में था धर्मगुंज, सत्य का पर्वत। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि 9 मिलियन हाथ से लिखे ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों का एक भंडार की कल्पना करें। 9 मिलियन। धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, हर चीज को कवर किया गया था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि 3 विशाल बहुमंजिला इमारतों का एक परिसर था। रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्नोदधि के भीतर सबसे पवित्र ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र और गुह्य समाज 9 मंजिला तक ऊंचे थे। यह पुस्तकालय ज्ञान की जीवन रेखा थी, ज्ञान को सावधानी पूर्वक संरक्षित और प्रसारित करती थी। इसके खजाने भक्त तीर्थयात्रियों द्वारा दूर के देशों में ले जाए गए और एशिया में बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम को बदल दिया। एक अत्याधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की कल्पना करें, शायद प्राचीन भाषा सिद्धांतों से प्रेरित होकर इस ज्ञान के सागर को व्यवस्थित किया होगा। क्या खोए हुए खजानों को याद करके आपका दिल दुखता है? तो हमारे चैनल से जुड़े और उस सुनहरे युग की महिमा को जानें। इस वीडियो को लाइक करके हमारे इतिहास का सम्मान करें। ऐसे और भी विषयों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे साझा करें और दूसरों को भी हमारे खजानों के बारे में जानने दें। अपनी भावनाओं को कमेंट में बताएं। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, है ना? यह सुनहरा दौर, ज्ञान का यह अद्वितीय केंद्र, एक दुखद अंत तक पहुंचने वाला था। पहले आए तूफानों ने नालंदा को डराया जरूर था, हूणों और गौड़ राजाओं के हमले, लेकिन यह हमेशा फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन आखिरी चोट इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक दाग बनकर रहने वाली एक तबाही ईस्वी सन 12वीं शताब्दी के अंत में आई। कल्पना कीजिए कि जब खिलजी की सेनाएं इस शांत शरण की ओर बढ़ी तो दहशत का मंजर कैसा रहा होगा। कहा जाता है कि उन्होंने धर्मगुंज में आग लगा दी और वह आग 3 क्रूर महीनों तक जलती रही, जिसमें 9 मिलियन अमूल्य हस्तलिखित पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। ज्ञान, प्रज्ञा, सदियों से जमा की गई शिक्षा, सब कुछ राख हो गया और उस धुएं ने उस भूमि पर एक काले आवरण की तरह छा गया। हजारों भिक्षुओं और विद्वानों, जो इस ज्ञान विरासत के संरक्षक थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। कभी जीवंत बहसों से भरे मठ और कक्षाएं लूट ली गईं, उजाड़ दी गईं और वीरान कर दी गईं। हालांकि इतिहास की कुछ फुसफुसाहटें अलग कहानियां बताती हैं, लेकिन प्रमुख कहानी एक सोची समझी विनाश की तस्वीर पेश करती है, जो भारत के ज्ञान और आध्यात्मिक हृदय पर एक भयानक आघात था, एक ऐसा घाव जो सदियों तक उस भूमि को ठीक नहीं होने देगा। क्या आपने इन अंधेरे पन्नों का असली चेहरा देखा है? इस चैनल पर उस विश्वासघात की पूरी कहानी जानें। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। यदि आप और जानना चाहते हैं तो सदस्यता लेना न भूलें। इस क्रूरता के बारे में आपके मन में क्या है, कमेंट करें। सच्चाई जानना हमारा अधिकार है। आज हम नालंदा के खंडहरों के बीच खड़े होकर जो सवाल पूछने वाले हैं, वह यह है, क्या हम वास्तव में जो खो गया है उसे वापस पा सकते हैं? क्या हम उस विश्वविद्यालय को फिर से बना सकते हैं जो एक समय में इतना शानदार था? जवाब दिल तोड़ने वाला है, नहीं। 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियां और उसके ज्ञान के खजाने का केंद्र, सब कुछ अज्ञानता की आग में इस तरह जलकर राख हो गया कि उसे वापस पाना संभव नहीं है।
ज्ञान के कुछ टुकड़े बचे रह सकते हैं, लेकिन उस विशाल पुस्तकालय का कुल आकार और अद्वितीय अंतर्दृष्टि हमेशा के लिए खो गई है। क्या हम उस ज्ञान को वापस नहीं पा सकते? संक्षिप्त उत्तर, इतने गहरे उन्नत ज्ञान को वापस पाने में पीढ़ियां लग जाएंगी, शायद सदियां भी लग सकती हैं। मैं एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मर्सिडीज बेंज कार बनाने के लिए पूरी डिजाइन योजना और सभी तकनीकी दस्तावेज हैं। उस जानकारी के साथ आप उस कार को फिर से बना सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि वे सभी दस्तावेज और योजनाएं नष्ट हो गई हैं। आप न केवल एक लग्जरी कार बनाने की क्षमता खो देंगे, बल्कि एक बुनियादी वाहन बनाने का बुनियादी ज्ञान भी खो देंगे। ज्ञान के नष्ट होने पर होने वाले नुकसान का यही पैमाना है। यह सिर्फ एक वस्तु से कहीं अधिक है। आपके मन में यहाँ एक और सवाल भी आ सकता है। एक बार जब मूल स्रोत नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान हमेशा के लिए कैसे गायब हो जाता है? इसका अप्रत्यक्ष जवाब यह है कि तब प्रिंटिंग प्रेस या जेरोक्स मशीनें नहीं थी। क्या यह भ्रमित करने वाला है? मैं समझाता हूँ। 12वीं शताब्दी में यदि किसी हस्तलिखित पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनानी होती थी, तो मूल प्रति से हाथ से फिर से लिखना ही एकमात्र तरीका था। अब उन 90 लाख पांडुलिपियों के बारे में सोचें। यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसलिए लगभग 95% पांडुलिपियों की केवल एक प्रति थी। इसे नष्ट करने का मतलब था कि वह ज्ञान हमेशा के लिए चला गया। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस ही पश्चिमी ज्ञान को संरक्षित करने और उनके बीच तेजी से फैलने का महत्वपूर्ण कारण था। और यही पश्चिमी देशों के विकास का एक प्रमुख कारण था। जब लोग इस तरह के ज्ञान को खो देते हैं, तो उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अक्सर उस विशेषज्ञता के लिए अन्य देशों या समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है, या यहाँ तक कि उनसे विनती भी करनी पड़ सकती है। दुख की बात है, ऐसा अतीत में हुआ है और यह अभी भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तबाही के परिणाम अभी भी हमें प्रभावित कर रहे हैं? इस चैनल पर इस कड़वी सच्चाई के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव के बारे में जानें। इस वीडियो को लाइक करके अपनी चिंता दिखाएं, इसे साझा करें और सभी को इस स्थिति की गंभीरता का एहसास कराएं। ऐसे विचारोत्तेजक विषयों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, है ना?